हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। आज फिर से मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ। जो लास्ट पिछले 2 क्लास से मैं आपको पढ़ा रहा था उसका जो छूटा हुआ पार्ट था इंडक्टिव इफेक्ट का, उसको बताना है। तो लास्ट पिछले क्लास में आपको कम से कम काफ़ी चीज़ें इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। पहले तो मैंने आपको ये चीज़ बताया हुआ है कि क्या चीज़ है इंडक्टिव इफेक्ट, किस तरीके से वो काम करते हैं। तो मैंने उसके अंदर आपको ये चीज़ पढ़ाया कि प्लस आई इफेक्ट क्या है, माइनस आई इफेक्ट क्या है। आज मैं ये बताऊंगा आपको कि किस तरीके से इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो उसके एप्लीकेशन को बताने के लिए कि हम लोग किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट को अप्लाई करेंगे अपने जैसे क्वेश्चन आगे मेंस में। तो अभी जैसे एग्ज़ाम होने वाले थे आपके 18 जुलाई से 23 जुलाई के बीच का, तो उसके अंदर भी आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर मिलते इस टाइप के। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए चल रहा हूँ कि किस तरीके से इंडक्टिव इफेक्ट को हम लोग अप्लाई करते हैं। काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा दिक्कत उसमें लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा तरीका है। मैं आपको बताने चल रहा हूँ कि आज मैं क्या पढ़ाऊँगा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ाऊँगा? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। अच्छा, एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में क्या चीज़ हम लोग पढ़ेंगे? इसके अंदर 2 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में। पहला तो ये चीज़ कि हम लोग किस तरीके से कंपेयर कराएंगे उसकी स्टेबिलिटी को इंटरमीडिएट्स में। मैं पहले बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या चीज़ पढ़ेंगे हम लोग। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली 2 टाइप का हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो ये पढ़ेंगे कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपेयर द एसिड बेस स्ट्रेंथ। कंपेयर द एसिड बेस स्ट्रेंथ। तो मैं बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से हम लोग अप्लाई कराएंगे एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट का, कि हम लोग कैसे उसको बताएंगे, इंटरमीडिएट्स की स्टेबिलिटी को किस तरीके से बताएंगे, हम लोग किस तरीके से उसका कंपैरिजन करेंगे एसिड बेस स्ट्रेंथ का। तो ये हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे बहुत आसानी से। मैंने आपको जैसे ही बहुत पहले से मैं कहते हुए चला आ रहा हूँ कि मैं आपका पूरा का पूरा इंडक्टिव इफेक्ट आपका क्लियर करवाऊँगा। काफ़ी आसान है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तो फिलहाल हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसमें जो टर्म लिखे हैं कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग यही पढ़ेंगे। और लगता है कि ये कम से कम 2 क्लास आपको यही चीज़ मैं पढ़ाऊंगा कि कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या है, क्योंकि अभी आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इंटरमीडिएट्स क्या होंगे बेसिकली। तो स्टेबिलिटी हम लोग को किस चीज़ की कंपैरिजन करवानी है? इंटरमीडिएट्स की। तो पहले बात यही हो जाए कि इंटरमीडिएट्स अपनी क्या है। अच्छा, इंटरमीडिएट जो मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिखा, इसका क्या मतलब होगा मैं आपको बता दूँ। पहले ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ये डिस्ट्रॉय भी हो जाते हैं। ये ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होंगे और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ये क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि दोज पार्टिकल्स which is produced during the reaction and they are destroyed before the completion of reaction।
मतलब कि इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, ये रिएक्शन के दौरान आपके प्रोड्यूस भी होते हैं और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इस तरीके के पार्टिकल्स जो रिएक्शन के दौरान प्रोड्यूस होंगे और रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, उसको ही हम लोग बोलेंगे इंटरमीडिएट्स। अभी बेसिकली कुछ 6 टाइप के होते हैं। पहले तो आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बता दूँ कि ये कुछ 6 टाइप के होते हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो अभी फ़िलहाल मैं इस चीज़ को रफ कर दे रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि ये कुछ 6 टाइप के होते हैं, तो वो 6 टाइप मैं आप में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो पहला है इनका, जैसे कार्बोकैटायन, ये भी एक इंटरमीडिएट है, रिएक्शन के दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं। फिर है कार्बेनायन, फिर है फ्री रेडिकल, फिर है कार्बीन, नाइट्रीन, फिर है बेंजाइन। कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, कार्बीन एंड नाइट्रीन, बेंजाइन, ये कुछ 6 टाइप के आपके क्या होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं। इन्हीं 6 टाइप के इंटरमीडिएट्स में हमें ये चीज़ देखना है कि किस तरीके से अपना इंडक्टिव इफेक्ट अप्लाई होता है, जो कि काफ़ी आसान है। अगर आप बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको किस तरीके से बताया था कि परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ये है, इनमें कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कार्बन की चेन को अपने पास के इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कार्बन की चेन से अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच लें। तो जो डोनेट कर देंगे वो प्लस आई इफेक्ट, जो वापस से उससे खींच लेंगे उसको हम लोग बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। तो फिलहाल इन्हीं में हम लोगों को पहले, क्योंकि इन्हीं का हमने पहले लिखा है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, तो पहले हम लोग यही बात करेंगे कि इनकी स्टेबिलिटी को किस तरीके से हम लोग कंपेयर करवाते हैं। फिलहाल अभी अगर आपको आइडिया नहीं है कार्बोकैटायन के बारे में, तो पहले मैं इंटरमीडिएट्स में कार्बोकैटायन बताऊंगा, फिर उसके अंदर प्लस आई माइनस आई का इफेक्ट पहले दिखा दूंगा कि किस तरीके से कंपैरिजन करेंगे, फिर आपको ऐसे सीरियल वाइज सब कुछ करवाता चलूँगा। तो अभी मैं इस चीज़ को हटा रहा हूँ और फिर अब आप लोग हेडिंग डालेंगे कार्बोकैटायन। काफ़ी अच्छा है, बहुत आसान है, अभी आपने पहले भी पढ़ रखा होगा कि कार्बोकैटायन क्या है। मैं आपको सिर्फ एक बेसिक बाइफरकेशन उसमें दे रहा हूँ कि क्या किस तरीके से हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट उसमें अप्लाई करेंगे। तो अभी हम लोग बताने के लिए चल रहे हैं कार्बोकैटायन। अच्छा, कार्बोकैटायन आपने क्लास 9 से ही पढ़ते हुए चले आ रहे हैं आप लोग कि कैटायन का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे लिखा है कार्बोकैटायन, मतलब कि कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, यानी ऐसे कार्बन जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है उसको ही हम लोग बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो अभी मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कार्बोकैटायन कैसे बन सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे अगर कुछ चीज़ लिखा है ऐसे, इधर मैंने लिख दिया P, इधर लिख दिया Q, इधर लिख दिया R। अगर इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ये है तो ही हम इसको क्या बोलेंगे कि ये किस तरीके, ये R एल्काइल ग्रुप नहीं है। मैंने यहाँ पे सिर्फ क्या एक बेसिक नॉलेज के लिए आपको बताया कि मैं कुछ 3 ग्रुप ले रहा हूँ, P, Q, R, फिर कार्बन के ऊपर मैंने क्या लिख दिया है पॉजिटिव चार्ज, यानी इस चीज़ को हम लोग क्या बोलेंगे कार्बोकैटायन। पर अभी पहले अपन यही देख लेते हैं कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कब। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कब, अब ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे सिंगल बॉन्डेड X, C से जुड़ा है P, थोड़ा बड़ा बड़ा अगर मैं लिख दूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो ये लिख रहा हूँ मैं P, इधर लिख रहा हूँ मैं Q, इधर लिख रहा हूँ R। तो कार्बन से ये चीज़ जुड़े हैं P, Q, R, और इधर मैंने लिख दिया है X। अब सोचो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा कब, जब कार्बन एंड यहाँ पे जो X लिखा हुआ है इनके बीच का पहले हम लोग देख लें, या कार्बन और P के बीच का देख लें, या कार्बन और Q के बीच का देख लें, या कार्बन या R के बीच का देख लें। अगर ध्यान से मान लो कि मैं पहले इनकी बात कर रहा हूँ और इनकी बात कर रहा हूँ, इन्हीं दोनों की अगर मैं बात करूँ तो कार्बन एंड X की अगर मैं बात करूँ, अगर यहाँ पे X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन से ज़्यादा है तो क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, जिसके कारण X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे।
कुछ ऐसा हो, ध्यान से देखिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है तो ये क्या करेगा, शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, और जब शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा तो X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज चले आएंगे। तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे कुछ, क्योंकि यहाँ से वो चले गए इलेक्ट्रॉन तो ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। क्या मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये चीज़ मैंने लिख दिया कि हाँ इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो है, पर मैंने यहाँ पे कुछ लोब भी बना दिए। अब यहाँ पे जो लोब बनाए उसके भी मतलब मैं आपको सिखाऊंगा कि क्या है। अब आप खुद से सोचिए कि कार्बन के आउटर शेल में पहले कितने अगर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कितने निकल के आते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कार्बन, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 6। अब इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 and 4, यानी कि इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, यहीं पे अगर बात कर लें तो इनके नियर बाई इलेक्ट्रॉन इस टाइम पे कितने, 3 इनके नियर, क्योंकि एक बॉन्ड तो इनका टूट गया। अब एक बॉन्ड टूट गया तो वो इलेक्ट्रॉन इन्होंने शिफ्ट कर दिया ना, इसीलिए तो इनके ऊपर कैसे चार्ज आ गए हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो पहली चीज़ तो ये कि कार्बोकैटायन जो होगा उसके नियर बाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, सबसे फर्स्ट वाला पॉइंट, नियर बाई इलेक्ट्रॉन इनके कितने होंगे, 3। नियर बाई इलेक्ट्रॉन 3 होंगे तो पूरे आउटर शेल में, अब नियर बाई इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, इसी कारण ये कैसे हो जाएंगे, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोकैटायन। कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोल देते हैं, कार्बोकैटायन। अब क्योंकि इनके आउटर शेल में अगर अपन देखें तो यहाँ पे देखिए 2, 2, 4, 2, 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इनके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, पूरे 6 इलेक्ट्रॉन। इनका अगर हाइब्रिडाइजेशन देखना अपन को तो क्या देखेंगे, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। 3 सिग्मा बोले तो हाइब्रिडाइजेशन इनका क्या हो जाएगा, sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2। अगर इनका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो इनका जो शेप होगा कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। अब देखते हैं इनके आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। अब आउटर शेल में अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो सीधे सीधे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है और इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हम लोग बोल देंगे कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसी है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट भी है इनका, तो वो भी लिख देंगे इनकम्प्लीट ऑक्टेट। अब कुछ और भी बातें हैं इनमें जो हमें लिखनी है, बोर्ड की शॉर्टेज की वजह से मुझे इनको हटाना पड़ेगा कुछ ऊपर का। तो अभी फ़िलहाल मैं इनको बना रहने दे रहा हूँ, इधर का मैं ये हटा रहा हूँ और यहीं पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा इनके नियर बाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 हैं। ये नियर बाई इलेक्ट्रॉन तो यही हुए बिल्कुल पास के। अगर 3 है तो इनके ऊपर कैसा चार्ज चढ़ गया है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इनका खुद का जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो इन्होंने किसी को डोनेट कर दिया। और अगर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, यानी जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा वही ना डोनेट करेगा, तो जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है उनके ऊपर क्या चढ़ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज। तो इनके ऊपर भी क्या चढ़ जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। तो कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या हो गया, कार्बोकैटायन। फिर देख रहा हूँ कि आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में। अभी भी तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, टोटल सिग्मा कितने, 3 हैं। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2।
लोन पेयर भी नहीं है। शेप अगर देखेंगे तो sp2 होने के कारण इनका शेप हो जाएगा ट्राइगोनल प्लेनर, क्योंकि आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है इसीलिए क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, और इसीलिए इनका ऑक्टेट क्या हो जाएगा, इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि आउटर सेल में तो 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन। अब देखते, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, तो क्या ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का पूर्ण प्रयास करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है और इनको अपने आप को क्या कराना है, स्टेबल कराना है, और अपने आप को स्टेबल कराने के लिए क्या काम करेंगे कि इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। जब अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि खींचना का मतलब कुछ अलग ही हो, यानी ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होंगे। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज क्यों होंगे, क्योंकि इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और ऑक्टेट को कंप्लीट कराने के लिए इन्हें पेयर का इलेक्ट्रॉन चाहिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो अपनी ओर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे, इसीलिए इनको क्या बोलेंगे कि ये एक इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज भी है। इलेक्ट्रोफाइल स्पीसीज क्या होंगे, ये इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्यों होंगे, इलेक्ट्रो बोले तो इलेक्ट्रॉन, फाइल बोले तो लवर। इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी और ये इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखिए कि ये इलेक्ट्रोफाइल है और आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या काम करना चाहेंगे कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं तो ये क्या हो जाएंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, लुईस एसिड, यानी कि कार्बोकैटायन आपका इतना प्रॉपर्टी शो करता है। ध्यान से फिर से आप देख लीजिए कि नियर बाय इलेक्ट्रॉन 3 होंगे, कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज बोले तो कार्बोकैटायन, आउटर सेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, शेप इनका ट्राइगोनल प्लेनर होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा, इलेक्ट्रोफाइल होंगे, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होंगे, इसी कारण इनका नाम एक और हो जाएगा कि ये एक लुईस एसिड है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस चीज़ को, फिर मैं इस चीज़ को हटा दे रहा हूँ। काफ़ी इंपॉर्टेंट ही बात मैंने आपको बताई है कार्बोकैटायन के बारे में, लगभग जितनी चीज़ें होती। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे जो आपने ये लोब देखा है ना, ये प्योर p ऑर्बिटल है और प्योर p ऑर्बिटल आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं करता है, पार्टिसिपेट नहीं करेगा यहाँ पे। अब आप ध्यान से देखिए कि जो आपका प्योर p ऑर्बिटल, अगर इसका डायरेक्शन पूछा जाए कि इस प्योर p ऑर्बिटल का डायरेक्शन क्या होगा, तो अपन बताएंगे कि इस प्योर p ऑर्बिटल का जो डायरेक्शन होगा वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। इस चीज़ को लिख लीजिए, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्योर डायरेक्शन ऑफ प्योर p ऑर्बिटल, डायरेक्शन ऑफ प्योर p ऑर्बिटल कैसा होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगा। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा हो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन का मतलब क्या है, तो मैं आपको ये चीज़ बता दूँ। जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास में जैसे मैं ये ले रहा हूँ कि ये मेरा एक प्लेन हो गया, ये मेरी एक डायरी, मेरा एक ये प्लेन है। अब अगर ये प्लेन है तो इसके ऊपर ये वाली लाइन जो होगी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, यानी कि जो आपका हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले रहा है वो इसी प्लेन के ही सारे के सारे पार्ट होंगे। ये वाला जो आपका p ऑर्बिटल की मैं बात कर रहा हूँ, इनकी ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन होंगे। आप लोग इस चीज़ को अगर नोट कर लिए हो तो मैं इस चीज़ को हटा दूँ और फिर आपको ये चीज़ और इसमें से कुछ आपको अच्छी अच्छी बातें इसी में सिखाऊँ। अब ध्यान से देखिए कि मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि आपको स्टेबिलिटी किस तरीके से यहाँ पे लेनी है, किस तरीके से स्टेबिलिटी को लिखना है, वो चीज़ यहाँ पे मैं आपको दिखाने के लिए चल रहा हूँ। कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा कार्बन,
फिर बना रहा हूँ वही सेम चीज़, P इधर Q इधर R। इस बार मैंने लोब हटा दिया, सिर्फ आपको यहाँ पे बताना है, अभी समझाना है कि किस तरीके से काम करेंगे। अभी मैंने कोई भी बात नहीं बोला, अभी मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट किस तरीके से है। अभी मैं सिर्फ ये चीज़ बता रहा हूँ कि इसकी स्टेबिलिटी कब ज़्यादा होगी और कब कम होगी। आप ध्यान से देखिए, कार्बन से जुड़े ये P और ये Q और ये R, अगर ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, ध्यान से सोचिए कि अगर क्या होगा कि कार्बन से जुड़े ये PQ जो R है, PQR, अगर ये कार्बन से जुड़े हैं और अपने पास इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, अपने पास इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, और जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ेगा तो इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जो हमने आपको इंडक्टिव में बताया है वो यही चीज़ बताया कि कार्बन की चेन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेना वो -I होता है। अब क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, -I। अगर ये कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये कैसा काम करेंगे, सोचिए अगर कार्बन को ये लोग मिलके इलेक्ट्रॉन देने लगे तो इलेक्ट्रॉन का तो नेगेटिव होता है ना, तो जब आप कार्बन को यहाँ पे देंगे तो क्या हो जाएगा, इनकी पॉजिटिव चार्ज खत्म होगी, और जब इनकी पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगी तो इनकी स्टेबिलिटी ऑटोमेटिकली ये बढ़ जाएगी। क्यों स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि इनका तो पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा ना। तो अभी आपको ये चीज़ देखना है कि मैंने ये चीज़ आपको बताया कि अगर ये जो PQR है ये क्या काम करेगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन खींच लेगा अपनी तरफ तो ये क्या हो जाएंगे, -I, स्टेबिलिटी को घटा देंगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन को दे देंगे कार्बन को तो क्या हो जाएंगे, +I, और स्टेबिलिटी को बढ़ा देंगे। तो क्या मैं ये चीज़ बोल सकता हूँ कि कार्बोकैटायन के लिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन is directly proportional to the +I effect and inversely proportional to the -I effect। ये चीज़ आप ध्यान से देख लीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी +I इफेक्ट के और इन्वर्सली होगी -I इफेक्ट के। अब ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। देखिए मैंने बोला कि अगर ये जो PQR है ये इलेक्ट्रॉन कार्बन की चेन से खींच ले रहे हैं तो ये कैसा काम करेंगे, -I इफेक्ट, और अगर इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ा तो ये कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल, इसलिए -I इफेक्ट क्या हो जाएंगे, स्टेबिलिटी को घटाने लगेंगे, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर ये कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन देने का काम करें तो इसका मतलब क्या हो जाएंगे, +I इफेक्ट, और +I इफेक्ट अगर इनको देंगे, यहाँ पे अगर +I इफेक्ट लगेगा तो स्टेबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी क्योंकि इनका जो पॉजिटिव चार्ज है वो खत्म होने लगेगा, इसलिए +I इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आप लोग इस चीज़ को नोट कर लीजिए। मैं हटा रहा हूँ और कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ, पहले आपको दिखाता हूँ कि कितना आसान है। बहुत ज़्यादा इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन मैंने लिख के रखे हुए हैं पहले से ही कि आपको आज ये करवाने थे। चलिए अब पहले कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। अभी यही चीज़ तो सीखने हैं अपन को, प्रैक्टिस करना है। पहला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा कुछ इस तरीके से कि मैं पहले दो चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे मैंने लिखा A, इधर लिखा CH3 CH पॉजिटिव चार्ज, इधर भी लिख रहा हूँ CH3, इधर लिख रहा हूँ B, यहाँ पे CH3, इधर CH3, इधर CH3 और पॉजिटिव चार्ज। आपको ये चीज़ बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, मैं सीधे सीधे सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ आप पॉज करके उस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक। अभी देखिए
कि ये CH3 जो दोनों लगे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं कि CH3 जो दोनों लगे हैं, क्या ये प्लस आई इफेक्ट का काम करेंगे? क्या ये प्लस आई इफेक्ट है? यहाँ पे भी जो CH3 लिखेंगे ये भी क्या है आपके प्लस आई है। तो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा कहाँ काम करेगा? यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे सिर्फ 2 बार। तो हम बेसिकली ये बोलेंगे कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? बी की। किससे? ए से। आप खुद से देख लीजिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर हम लोग को पता करना है कि कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। बी की ज़्यादा होगी ए से। अगर मैं यहीं पे बात करूं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ही क्वेश्चन मैंने आपको दिया, एक ये दे दिया, एक ये दे दिया, यानी एक तरफ CH2 प्लस F, एक तरफ CH2 प्लस Cl। अब यहाँ पे अगर देखेंगे जो आपका F है वो क्या होता है? माइनस आई इफेक्ट लगाता है। अब ये माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, ये भी तो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, पर माइनस आई इफेक्ट में कौन ज़्यादा होता है? आपने देखा था माइनस आई इफेक्ट साइज पे डिपेंड करता है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेहद ज़्यादा होती है, इस कारण से ये तो इलेक्ट्रॉन खींचने लगेंगे और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये भी खींचेंगे और पॉजिटिव चार्ज को बढ़ा देंगे। लेकिन फ्लोरीन के कंपैरिजन में क्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो कम होता है, इसलिए यहाँ पे जो कार्बोकैटायन है इनकी स्टेबिलिटी को जो होगा, यानी अनस्टेबल तो दोनों करवाएंगे लेकिन ये थोड़ा कम खींच पाएंगे इलेक्ट्रॉन को, ये थोड़ा ज़्यादा खींच लेंगे, इसीलिए स्टेबल ये हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने आपको दे दिया, इधर मैं लिख रहा हूँ आपको ये चीज़ बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, इन दोनों में आपको देख के बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो आप ध्यान से देखिए, मैंने आपको पढ़ाया होगा कि ये हैं SO3H है, ये हायर इलेक्ट्रॉन, देखिए यहाँ पे देखिए सल्फर से ऑक्सीजन खींच रहा है, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, ये इलेक्ट्रॉन खींचेंगे सल्फर से, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। जब पॉजिटिव चार्ज यानी ये खुद ही अनस्टेबल होने लगेंगे तो ऊपर से खींचने लगेंगे इलेक्ट्रॉन को, यानी ये वाला ज़्यादा माइनस आई शो करेगा एज कम्पेयर टू इनके, तो ये वाला ज़्यादा माइनस आई शो करेगा एज कम्पेयर टू इनके, तो माइनस आई इफेक्ट तो स्टेबिलिटी को घटाता है। इस कारण से अगर आप देखेंगे तो ये वाला ज़्यादा स्टेबल होंगे क्योंकि ये कम खींच पाएगा, इसमें 2 ही ऑक्सीजन है, इसमें 3 ऑक्सीजन है। आपने ये चीज़ तो पढ़ा था ना माइनस आई इफेक्ट में कि SO3H का और SO2H का जब हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो SO3H इज हाईली माइनस आई इफेक्ट एज कम्पेयर टू SO2H। ये माइनस आई इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस कारण से, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट तो स्टेबिलिटी को घटाता है, इसी कारण से मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इनको ज़्यादा स्टेबल बना दिया और इनको कम करा दिया। और भी हटा के कुछ बातें करते, काफ़ी क्वेश्चंस कर लें, इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसे, इन दोनों में अगर आपको बताना होगी किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है और किसकी स्टेबिलिटी कम है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कार्बोकैटायन के पास ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये दोनों प्लस आई इफेक्ट काम करेंगे, ये दोनों माइनस आई का इफेक्ट काम करेंगे। और आपने अभी अभी पढ़ा है कि माइनस आई इफेक्ट कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है, इसीलिए स्टेबिलिटी का ऑर्डर
ये होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट। आपको सिर्फ यही लास्ट, जिनको नहीं समझ में आ रहा हो मेरा लास्ट का लेक्चर देखे, मैंने आपको प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट बहुत ही आसान तरीके से क्लियर करवाया है। आज मैं जो आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहा हूँ, वो भी इंटरमीडिएट्स में किस तरीके से स्टेबिलिटी को हम लोग देखते हैं, कंपेयर करते हैं। अच्छा, अभी कुछ ऐसे भी क्वेश्चन दिए जाएं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन है अच्छा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगर आप ध्यान से देखिए, क्योंकि मैंने आइसोटोपिक प्रॉब्लम को भी इसी में डाल दिया है। अब आपको ये चीज़ बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे F के कारण ये माइनस आई शो करेंगे, ये CH3 है ये प्लस आई शो करेंगे, ये CD3 है ये भी प्लस आई शो करेंगे, और ये CT3 है ये भी प्लस आई शो करेंगे। अब अगर ध्यान से देखिए तो मैंने आपको प्लस आई का ऑर्डर बताया था कि CT जो है वो ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट शो करता है CD3 से और CD3 CH3 से, तो ये स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए कि मैंने किस तरीके से करवाया हुआ है। CT3 अगर आप प्लस आई ऑर्डर की अगर आप बात करें तो CT3 ज़्यादा प्लस आई ऑर्डर होता है, प्लस आई होता है ऐसे, ये है प्लस आई का ऑर्डर। और ये ऐसा क्यों होता है, मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ा दिया है पहले से कि इनका जो बॉन्ड लेंथ होता है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इनका थोड़ा कम और इनका और कम, इस कारण से किस तरीके से हो जाते हैं ये प्लस आई कुछ ज़्यादा ही शो करने लगते हैं। अब इस चीज़ को मैं हटा के फिर बात करूँ, अब मैं यहाँ पे ये चीज़ लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया, मैंने आपको एक ट्रिक भी दिया था, उस ट्रिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आपको ये चीज़ बताना कि इनमें किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और किसकी कम। आपने ध्यान से पढ़ा हुआ होगा कि मैंने वहाँ पे ऑर्डर दिया था न फरहान, न ऋतिक, न हेमलता, न ओमपुरी, तो उस ऑर्डर से चल रहा था। यानी माइनस आई का ऑर्डर अगर आप देखेंगे माइनस आई का तो होगा NR3, फिर NH3, फिर NO2, ये माइनस आई का ऑर्डर है। पर हमें माइनस आई का ऑर्डर अगर पता चल गया, क्या मैं स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन की बता सकता हूँ? अब स्टेबिलिटी तो आपने ये चीज़ देखा था कि जो माइनस आई होता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाता है, और अगर कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को घटाएगा तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा वो कुछ इस तरीके से ही निकल के आएंगे। और भी कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। इन दोनों में हमें बताना है कि किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किसकी कम। ये वाला आपका ज़्यादा माइनस आई शो करेगा क्योंकि साइज इसका छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है, और ये वाला कम करेगा। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो कम कराने वाली की ही ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे ये वाला आपका ज़्यादा हो जाएगा। और भी अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे ये चीज़ लिख दिया, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ,
इसकी स्टेबिलिटी को देखना है। तो आपने ये चीज़ पढ़ा था कि ऑक्सीजन का माइनस आई ज़्यादा होता है किससे? नाइट्रोजन से। अब माइनस आई अगर ज़्यादा होता है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे हमें क्या देखना है? स्टेबिलिटी का ऑर्डर। तो स्टेबल अपना कौन सा वाला हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चंस करा दिए कि किस तरीके से आप कंपेयर करेंगे, किस तरीके से आप अप्लाई कराएंगे प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट को अपने कार्बोकैटायन वाली स्पीसी में। मैंने आपको जो भी चीज़ पढ़ाया बिल्कुल एक एक बार आप रिवाइंड करके उस चीज़ को देख लीजिए। कम से कम 2 बार अगर आप देख लेंगे तो आपका काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आपका कार्बोकैटायन में प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट शो करता है या इंडक्टिव इफेक्ट किस तरीके से आपके लगते हैं। तो फिलहाल अभी जो आपके और भी हैं, जैसे फ्री रेडिकल में मैंने आपको पढ़ाना है, मुझे कार्बोएनायन में आपको पढ़ाना है, तो ये भी चीज़ मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा। फिलहाल आज की इस वीडियो में आप यही चीज़ सीखिए और अपने से भी प्रैक्टिस करिए कि किस तरीके से आपका वहाँ पे अप्लाई हो रहा है इंडक्टिव इफेक्ट कार्बोकैटायन में। ठीक है, चलते हैं और फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।